नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। बड़े सियासी फैसलों का क्लाइमैक्स देखने लायक होता है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने का भाजपा का निर्णय भी कुछ ऐसा ही है। सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। अखिलेश यादव ने साफ संदेश दिया था कि इस बार मैनपुरी का किला हर हाल में फतह करने की तैयारी है। तो आज भाजपा ने नहले पर दहला दे मारा। उसने मुलायम सिंह यादव के पुराने शिष्य और शिवपाल यादव के करीबी रघुराज शाक्य को डिंपल के खिलाफ चुनाव में उतार दिया है। इससे साफ है कि भाजपा मैनपुरी उपचुनाव को किस तरह चुनौती के रूप में ले चुकी है। इस बीच बड़े दांव चले जा रहे हैं। चाचा शिवपाल की चुप्पी कायम है तो आज सपा ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें शिवपाल सिंह यादव का भी नाम है। रामगोपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि शिवपाल परिवार के साथ है, लेकिन शिवपाल सिंह यादव चुप है। हालांकि कल वो अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगे। उनका साइलेंट स्ट्रोक बहुत कुछ संदेश दे रहा है। शायद यही वजह है कि कल वो मीडिया से मुखातिब होंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी इसे पढ़ा जाना बाकी है। शिवपाल के तेवर ने जितना सपा के खेमे में खलबली मचा रखी थी, कुछ वही हाल भाजपा का भी है, क्योंकि उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आज मैं आपको बात तो चुभेगी में रणनीति के इस रहस्य की हर बात बताऊंगा। साथ ही करूंगा खतौली और रामपुर उपचुनाव की बात, जिसके लिए भाजपा ने राजकुमारी सैनी और आकाश सक्सेना को टिकट दे दिया है। इसके पीछे भी गहरी मारक रणनीति है। ये सब बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। चाचा शिवपाल अपने पत्ते कब खोलेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन भाजपा ने जिस तरह उनके पुराने करीबी पर सीधा दांव लगा दिया है उससे अटकलें आसमान पर है। भले ही रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव कह रहे हो कि शिवपाल नाराज नहीं, लेकिन जब तक खुद शिवपाल इस बात पर मुहर नहीं लगा देते कि उनका समर्थन डिंपल यादव के पक्ष में है, तब तक अनुमान के चश्मे से ही इसी तरह उपचुनाव की रणनीति का आकलन किया जाता रहेगा। आखिर इसमें सस्पेंस किस तरह बढ़ चुका है, देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में उपचुनाव के लिए भाजपा की गोटी सेट। शिवपाल के पुराने वफादार पर भाजपा का बड़ा दांव। वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारे साथ हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सहमति के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया है और आज रघुराज सिंह शाक्य जी का नाम घोषित हुआ है, तो वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। डिंपल के खिलाफ भाजपा का रघुराज चक्रव्यूह। मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसान के बेटे को मैनपुरी जनता जिताने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम कर रही है। उन्हें नहीं चाहती वो जो हम उनसे मिल भी नहीं पाए। अखिलेश के यादव वोट बैंक के सामने भाजपा का शाक्य फॉर्मूला। सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से जो भी चीज़ें हमारे ताने बाने में फिट बैठती हैं उसी के आधार पर पार्टियां निर्णय लेती हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी प्रेम सिंह शाक्य जी को चुनाव लड़ाया। मैनपुरी पर अखिलेश का इमोशनल कार्ड। वर्षों के साथ की सबसे बड़ी परीक्षा। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। खतौली और रामपुर में भाजपा का भूचाल प्लान। पुराने समीकरण पर नया भरोसा। चाचा की चुप्पी का खेला कनेक्शन।
अखिलेश के खिलाफ शिवपाल का साइलेंट स्ट्रोक। शिवपाल यादव ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मैनपुरी चुनाव के नतीजे देश की सियासत को दिशा देंगे। तभी से ये चर्चा तय हो गई है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। अब तक इसका मतलब निकाला नहीं जा सका है, लेकिन रघुराज शाक्य पर लगाए गए भाजपा के दांव को जिस तरह से परखे, ये साफ नजर आता है कि इसके पीछे शिवपाल कनेक्शन है, क्योंकि भाजपा दावा करती रही है कि शाक्य के साथ ही यादव वोटर भी उसके साथ आएंगे, और ये बिना शिवपाल के खुले या फिर सीक्रेट समर्थन यानी मौन समर्थन के बिना मुमकिन नहीं। मैनपुरी के अखाड़े में समाजवादी पार्टी को मात देने के लिए भाजपा ने यहां के उस सियासी दिग्गज को डिंपल यादव को हराने के लिए आगे कर दिया है, जिनकी राजनीति मुलायम और शिवपाल सिंह यादव की वफादारी की कस्में खाते हुए आगे बढ़ी है। भाजपा ने यादव वोट बैंक के सहारे टिकी अखिलेश यादव की रणनीति को नाकाम करने के लिए अपने पुराने आजमाए हुए शाक्य दांव का इस्तेमाल किया है। भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए जिन रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया है, वो 2 बार सपा की टिकट पर इटावा सीट से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। रघुराज शाक्य 1999 और 2004 में इटावा से सांसद चुने गए थे, तो 2012 में सपा की टिकट पर इटावा सदर सीट से विधायक भी चुने गए थे। बाद में भाजपा में आए और अब मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी की सियासी विरासत पर वे भाजपा की तरफ से दिलचस्प दावेदारी ठोकने को तैयार हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ 2022 के चुनाव में। जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने मुझे विश्वास किया है, तो वो लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सांसद के लिए नहीं भेजा है, मैनपुरी जनता के लिए सेवा करने के लिए भेजा, सेवक के रूप में, कि मैनपुरी जनता की सेवा करने का काम करें। तो मैनपुरी जनता की हम सेवा करने जा रहे हैं, सेवक के रूप में। भाजपा के इस दांव ने मैनपुरी की चुनावी राजनीति में हलचल तेज कर दी है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, जिनकी तादाद करीब 4,25,000 है। यादव वोटरों को सपा का यहां पक्का समर्थक माना जाता है। दूसरे नंबर पर शाक्य वोटर हैं, जिनकी संख्या 3,25,000 है। पिछले चुनाव में शाक्य वोटरों ने भाजपा के पक्ष में बड़ी तादाद में वोटिंग की थी। इस बार शाक्य के साथ ही अगड़ी और गैर यादव पिछड़ी जातियों के साथ दलित वोट बैंक से भी भाजपा की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। वहीं सपा कह रही है कि मैनपुरी का किला भाजपा के लिए फतेह करना सिर्फ सपने देखने जैसा है। ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से जो भी चीज़ें हमारे ताने बाने में फिट बैठती हैं, उसी के आधार पर पार्टियां निर्णय लेती हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी प्रेम सिंह शाक्य जी को चुनाव लड़ाया था और लगभग 4 लाख से अधिक वोट मिले हम लोगों को। हम लोगों की अपेक्षाएं हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलकर और बेहतर करने की हम लोगों की रणनीति है, और अच्छे से हो और बेहतर हम लोग कर सकें, उसके परिणाम के लिए हम लोग संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता। बीजेपी आरएसएस के साथ एक समस्या है कि जब समाजवादी पार्टी महिलाओं को आगे करती है, चाहे वो मरहूम फूलन देवी जी हों, तो इनके सीने पे सांप रेंगता है। जब संसद बना के भेजा ऐसी शोषित महिला, और अब हम डिंपल यादव साहिबा को, क्योंकि उनके नाम के आगे यादव लगा है और वो महिला हैं, जिस तरह के गंदे गलीज भाषण बीजेपी आरएसएस तरफ से चल रहे हैं, ये दिखाता है कि जो बीजेपी आरएसएस की प्रवृत्ति है वो दलित पिछड़ा विरोधी तो है ही है। भाजपा ने अब डिंपल को हराने के लिए शिवपाल के करीबी रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, क्योंकि अगर शिवपाल यादव वाकई अखिलेश यादव के ऐलान से नाराज हैं, तो ये नाराजगी अंदर खाने रघुराज शाक्य के खामोश समर्थन के रूप में भी सामने आ सकती है। अगर शिवपाल तटस्थ रहते हैं, तो ये भी अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है। शायद इसीलिए सपा ने अब शिवपाल यादव का नाम अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर लिया है।
अब सबकी नजर इस बात पर है कि शिवपाल यादव की खामोशी कब तक कायम रहती है या फिर वो अपना कार्ड खुलकर चलने सामने आएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको बता देते हैं कि आखिर रघुराज शाक्य पर भाजपा ने इतना बड़ा दांव क्यों लगाया है। जी हां, भाजपा का रघुराज प्लान क्या है, जरा इसको समझिए। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा मैनपुरी में। सपा को सहानुभूति लहर पर भरोसा है। भाजपा ने इसलिए मुलायम के शिष्य को मैदान में उतारा है। भाजपा को समाजवादी पृष्ठभूमि के उम्मीदवार की भी तलाश थी। रघुराज शाक्य समीकरण और समाजवादी छवि दोनों में फिट बैठते हैं। शिवपाल यादव के करीबी होने से भाजपा को बड़े फायदे का यकीन है। शिवपाल यादव की नाराजगी कम नहीं हुई तो रघुराज के पाले में वोट बढ़ सकते हैं। भाजपा इस चुनाव को विरोध नहीं, समर्थन की बुनियाद पर लड़ रही है। और आपको बता दें कि रघुराज शाक्य की अगर बात करें तो 2 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार विधायक भी रघुराज शाक्य रह चुके हैं। तो ऐसे में इनकी दावेदारी कितनी मजबूत है वो इनकी इस प्रोफाइल से पता लगाया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ रघुराज शाक्य खुद मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में। रघुराज शाक्य साहब, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। तो रघुराज जी, क्या कहना आपका, कितनी उम्मीद है इस चुनाव में? क्योंकि देखिए, नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई और सामने डिंपल यादव आपके चुनाव लड़ रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? नेताजी का चुनाव, नेताजी बहुत बड़े दिल के नेता थे। उन्होंने हर व्यक्ति, हर जात को जोड़ने का काम किया था। जी। नेताजी के बाद अब समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, जितने पुराने समाजवादी थे उनका अपमान करने का काम किया जा रहा है। नेताजी का खुद अपमान करने का काम किया। नेताजी जीवित थे और जबरदस्ती राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब हटाने का काम किया, उसी समय रघुराज सिंह शाक्य ने समाजवादी पार्टी को छोड़ने का काम किया। क्योंकि नेताजी की देन थी, एक किसान को, बेटे को वो लेके आए थे। जी। हम जैसे नहीं, हम जैसे हजारों लोगों को लेके आए थे। एसपी बघेल थे, तमाम नेता हैं, दारा सिंह थे, फिर आ गए, फिर आए, लेकिन वहाँ कोई सम्मान नहीं। वहाँ चापलूसों के जो लोग हैं उनका ज़्यादा जमावाड़ा है। जो ज़मीन से जुड़ा नेता है, जो जनता के बीच में रहता है, वहाँ कोई उसकी वैल्यू नहीं है। हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव से निकल के आए। मुलायम सिंह हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव जी हमें लेके आए थे। हमारा परिवार हमेशा नेताजी के साथ रहा, बुरे वक्त में साथ रहा। परिवार का हमारा मर्डर हुआ केवल राजनीति की वजह से परिवार में, लेकिन नेताजी का साथ देने का काम किया। अब क्या दिया? केवल उन्होंने परिवार के बाद अलावा कुछ दिखता नहीं। अखिलेश जी ने कहा था डिंपल के अलावा किसी को चुनाव, डिंपल को अब चुनाव नहीं लड़ाएंगे, फिर वो डिंपल जी को चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और भी लोग थे परिवार में, तेज प्रताप से लेके और कई लोग थे। हम ये कह रहे हैं। ठीक है रघुराज शाक्य साहब, आपने बिल्कुल बड़े विस्तार से बात की कि किस तरह से आपका कहना है कि किसान का बेटा इस मैदान में है, भले सामने डिंपल यादव, जो तमाम बातें आपने कही। लेकिन रघुराज शाक्य साहब, देखिए, शिवपाल यादव आपके बड़े करीबी रहे, आप उनके करीबी रहे हैं। जब आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया तो उसके बाद या उससे पहले आपकी शिवपाल सिंह यादव से कोई बात हुई या आप बात करेंगे उनसे? देखिए, शिवपाल यादव जी बड़े नेता हैं और उनका दल भी है। हम भी उस दल में थे, उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाने का काम किया। और जब अपमान व्यक्त का होता है, परिवार में जब अपमान होता है, परिवार में भी अलग अलग दूरियां बढ़ती। आज स्थिति है, अब हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमें सम्मान देने का काम किया, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और कम से कम एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दे दिया मैनपुरी जैसी लोकसभा पर। बहुत बड़ी बात है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कम से कम इस कार्यकर्ता को भी सम्मान देने का काम किया है। हम उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव साहब अभी चुप हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल आप तो प्रत्याशी, आप तो सबसे समर्थन मांगेंगे और मांगना भी चाहिए। क्या शिवपाल सिंह यादव से आपकी कोई बातचीत हुई या आप बातचीत करेंगे उनसे? देखिए, मैं माननीय शिवपाल सिंह से नहीं करूँगा, सेपई के हर व्यक्ति से समर्थन मांगूंगा, क्योंकि ऐसा हमारे संबंध रहे। हमने भी साथ देने का काम किया, बुरे वक्त में साथ देने का काम किया। हमारा नहीं, शिष्य बड़ा होता है। माननीय अखिलेश यादव जी, उनके बेटे, तो हम भी शिष्य हैं।
हमारा कोई अधिकार नहीं है। तमाम लोगों का अधिकार, माननीय नेताजी माननीय चौधरी चरण सिंह के शिष्य थे, अजीत सिंह उनके बेटे थे, लेकिन माननीय नेताजी को विरासत उनको मिली, अजय सिंह को, लेकिन राजनीति माननीय नेताजी को मिला, जो देश के प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। बहुत बड़ा दिल का, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज समाजवादी पार्टी नहीं रही, जमीन की पार्टी नहीं है, चापलूसी की पार्टी है। ये चुनाव बताएगा कि किसान के बेटे को जिताने का काम करेंगे कि जो लोग बड़े, अब तो माननीय डिम्पल यादव जी बड़ी घर की बहुएं हैं, बड़े घर की बहू हैं, कोई नहीं मिल सकता उनसे। एक विधायक MP तो मिल नहीं पाते हैं, आम मैनपुरी का कार्यकर्ता कहाँ से मिलने का काम होगा। ये चुनाव इसी का फैसला करने का काम करेगा कि किसान को बेटे को जिताएंगे। ऐसे लोग जिन्हें से कोई मिलने का काम नहीं कर पाएगा, वहाँ बेइज्जती होती है लोग। बिल्कुल। तो रघुराज छाके साहब, आपने जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं और आपका कहना है कि किसान का बेटा सामने, आपने आपको आप किसान का बेटा भी कह रहे हैं, और बिल्कुल जो आपने कहा कि शिवपाल सिंह यादव से भी आप समर्थन मांगेंगे, लेकिन अभी तक वो चुप है और उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही हैं। तो रघुराज छाके साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया BP गंगा से बात करने के लिए। रघुराज छाके हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीदवार है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का। इस वक्त वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे विरोची वीरेश। रघुराज छाके को आपने सुना, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं उनका शिष्य हूं, शिवपाल यादव जी का, और गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, मेरा उन पर हक है, मैं उनसे बात करूंगा, समर्थन मांगूंगा। लेकिन इस बीच शिवपाल सिंह यादव कल मीडिया से भी मुखातिब हो रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी ने एक लिस्ट जारी की स्टार प्रचारकों की, तो 6-7वें नंबर पर शिवपाल यादव का नाम भी है। क्या कहना है आपका? देखिए, रघुराज छाके की अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव के पक्के शिष्य, 2 बार के सांसद, 12 में समाजवादी पार्टी के विधायक, जसवंत नगर और करहल में मजबूत पकड़ रखते हैं। याद रखिए कि जसवंत नगर में 65,000 और 10-15 हजार की लीड मुलायम सिंह यादव को 19 में मिली थी। ये दोनों विधानसभा मैनपुरी के लिए सबसे मजबूत है, और रघुराज छाके की भी जो पकड़ है वो जसवंत नगर करहल में ही है, मैनपुरी, भोगांव और किसनी के जगह पर देखा जाए तो। रही बात आशीर्वाद लेने की, तो शिष्य गुरु की परंपरा है, आशीर्वाद लेंगे, लेकिन देखना होगा कि शिवपाल यादव जो स्टार बनाए गए हैं वो बहू को आशीर्वाद देते हैं कि शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। शिष्य की भी परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा इस देश में बहुत मजबूत रही है, और शिष्य कभी कभी हावी हो जाता रहा है परिवार से, पुत्र पर भी हावी होता रहा है, जो आशीर्वाद पाने के का मामला रहता है। लेकिन जो स्टार बनाए गए हैं, याद करिए कि 12 अक्टूबर को सैफई की धरती से ABP गंगा पर हम सभी ने कहा था, और आपका ये शो चल रहा था बात तो चुभेगी, हमने कहा था कि बिन चाचा आसान नहीं होगा। रामपुर में, गोला में गोल और आजमगढ़ में गायब, सपा के विधायक के तौर पर स्टार प्रचारक कहीं नहीं रहे। आज 7वें नंबर पर शिवपाल यादव स्टार प्रचारक बना दिए गए हैं समाजवादी, और लिखा है सपा विधायक / पूर्व मंत्री। तो आजमगढ़ में पूर्व मंत्री नहीं थे, सपा के विधायक नहीं थे, गोला में नहीं थे, रामपुर में नहीं थे, अब स्टार प्रचारक हैं। जो हम लोग कह रहे थे सैफई की धरती से कि बिन चाचा सैफई की मैनपुरी की जो लड़ाई है वो आसान नहीं होगी, ये दावे के साथ कहा गया था, और कहा गया था कि इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, दर्शक भी रिकॉर्ड कर लें, चैनल भी रिकॉर्ड कर ले, और उस दिन सुनाएंगे जिस दिन जब मैनपुरी का। बिल्कुल वीरेश, दर्शकों को वो लाइव का वो अंश भी हम आज सुनवाएंगे दर्शकों को कि किस तरह से उस दिन भी आपने दावा किया था, और किस तरह से ABP गंगा की जो पॉलिटिकल खबरें हैं, हम सिर्फ यहाँ पर अनुमान नहीं लगाते हैं, बल्कि हाँ, हम विश्लेषण करके तमाम बातें कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी के महासमर में भाजपा और सपा दोनों के दिग्गज शिवपाल यादव की शख्सियत और अहमियत को बखूबी समझते हैं। शायद इसलिए अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक बनाया है। तो भाजपा के नेताओं ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि शिवपाल उनके साथ हैं। ताजा बयानबाजी बेहद दिलचस्प है जो दोनों खेमे से हो रही है। शायद यही बात है कि इस बयानबाजी के बीच शिवपाल सिंह यादव कल अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं। शिवपाल जी का भी पूरा समर्थन शिवपाल को पीछ के उम्मीदवार बनाए गए। शिवपाल से कल नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया। पूरा परिवार सब साथ हैं। नहीं, देखिए शिवपाल जी उनके साथ तो नहीं है, ये तो तय है। ये सबकी जुबां पर शिवपाल यादव का नाम है।
मैनपुरी की जनता के नाम पैगाम है, लेकिन शिवपाल यादव हैं किसके साथ? इस सवाल पर शिवपाल यादव की खामोशी का पूर्ण विराम है। सोमवार को मैनपुरी की सियासी सतह से रामगोपाल यादव ने शिवपाल यादव के साथ वाला संदेश दिया था। अब भगवा ब्रिगेड ने हुंकार भरी है। दावा है कि शिवपाल यादव सपा के साथ नहीं बल्कि भाजपा के साथ हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार शिवपाल जो तरीके से पूरी तरीके से मौन है, आप लोग उनको साधेंगे और उनके जरिए डिंपल को एक बार फिर से चुनाव हराएंगे? नहीं, देखिए, शिवपाल जी उनके साथ तो नहीं है, ये तो तय है ये। और शिवपाल जी यदि उनके साथ नहीं है तो इससे उनको परेशानी होगी, और उनको परेशानी करते कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी हैं, महोदय हैं, इन्हें इतना भी नहीं मालूम है कि इस वक्त जब ये बात चल रही है, माननीय शिवपाल यादव जी डिंपल साहिबा के लिए वहाँ कैंपेनिंग में उतर चुके हैं। कल उनके बेटे जो हैं आदित्य जी, वो कल कैंपेनिंग में शामिल थे ऑलरेडी। तो पूरा परिवार एकजुट है। मैनपुरी में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। जंग शाक्य बनाम यादव की हो चली है। ऐसे में शिवपाल यादव की शख्सियत सियासत के पटल पर बड़ी हो गई है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जो रामगोपाल यादव 2016 में समाजवादी पार्टी में हुए विवाद के बाद से शिवपाल यादव का नाम लेने से बचते नजर आते थे, वो सोमवार को मैनपुरी में शिवपाल यादव की शख्सियत और अहमियत का बखान कर रहे थे। पूरा परिवार एक है और एक रहेगा। हाँ, एक ही रहेगा। शिवपाल जी का भी पूरा समर्थन? पूरा समर्थन। शिवपाल को पीछ के उम्मीदवार बनाए गए। शिवपाल से कल नॉमिनेशन के लिए भी कहा गया, प्रस्तावक बनने के लिए। ये बात और है कि अखिलेश यादव ने परिवार की एकजुटता का तो संदेश दिया, पर शिवपाल यादव का नाम तक नहीं लिया। पूरा परिवार सब साथ हैं और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। यहाँ से सवाल बड़ा हो जाता है, आखिर शिवपाल यादव किसके साथ खड़े हैं? उनकी मौन सहमति सपा के साथ है या फिर भाजपा के साथ? क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार को साथ लेकर चलने का दावा करने वाले शिवपाल यादव मैनपुरी उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही खामोश हैं। यहाँ तक कि डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर उल्टा सवाल कर बैठे थे। आखिर ये सवाल उनसे क्यों पूछा गया? पार्टी देखिए प्रगतिशील समाजवादी, तो पता नहीं आपने ये सवाल कहाँ से पूछ लिया। फिर उनका प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। शिवपाल विधानसभा उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ने रामपुर और खतौली सीट पर पुराने समीकरण पर ही भरोसा जताया है। पार्टी ने खतौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं रामपुर में आकाश सक्सेना को दोबारा मैदान में उतार कर यह साफ कर दिया है कि हवाई दांव चलने की जगह जमीनी समीकरण के भरोसे मैदान में उतर रही है। पहले इस बात की चर्चा थी कि भाजपा रामपुर में इस बार किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, लेकिन पार्टी ने आजम खान के खिलाफ कई मामले दर्ज करवाने वाले आकाश सक्सेना पर दोबारा दांव चलकर यह संदेश दिया है कि वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर किसी नए चेहरे की जगह ज्यादा भरोसा करती है। और हम आपको बताते हैं कि आखिर भाजपा को आकाश सक्सेना पर इतना भरोसा क्यों। जी हां, इसको समझिए। आजम के खिलाफ भाजपा के संघर्ष के वो प्रतीक हैं। सालों से रामपुर में आजम के खिलाफ झंडा बुलंद कर रखा है। आजम के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करवाए। भड़काऊ भाषण का केस भी आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाया था। इसी केस में आजम को हुई सजा और विधायकी भी गई। अब्दुल आजम के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का केस भी किया है। हर दौर में भाजपा के साथ खड़े रहे आकाश सक्सेना। बेहद मुखर नेता, आर पार की आक्रामक सियासी शैली इनकी रही है। और हमारे साथ इस वक्त खुद आकाश सक्सेना मौजूद हैं लाइव रामपुर से। आकाश जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। तो आकाश सक्सेना साहब, कितनी बड़ी चुनौती इस उपचुनाव को मानते हैं? धन्यवाद जी। क्योंकि आजम परिवार की अगर बात करें तो या तो उनके परिवार से कोई उतरेगा या कोई और भी उतर सकता है। असीम राजा भी प्रत्याशी हो सकते हैं। नहीं, देखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रत्याशी हो। और ये चुनाव, इसको हम बिल्कुल चुनौती की तरह बिल्कुल नहीं लेते। हमें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम हिंदू मुस्लिम एकता को साथ लेकर
एक देश में मिसाल तय करने में। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला आकाश जी? क्या लगता है आपको कि 22 में तो आजम खान जीत गए, मतलब शुरुआत जब चुनाव हुआ जेल से चुनाव जीता, लेकिन इस बार आप कह रहे हैं इस बार तो बाहर हैं, प्रचार भी करेंगे, तो क्या बड़ा मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में होंगे इस बार? देखिए, हमारा पिछले चुनाव में भी मुद्दा यही था, रोजगार को लेकर, क्योंकि आजम ने हमेशा रामपुर के युवाओं के हाथों से कलम छीनकर उनके हाथों में रिक्शाएं थमाने का काम किया। ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। हमारा जो शुरू से ही वो रहा है कि रामपुर को वापस उद्योग नगरी बनाना है, क्योंकि रामपुर एक समय में उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद रामपुर का स्थान आता था, लेकिन इन लोगों ने ये रामपुर को बर्बाद कर दिया, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया, यहाँ के कारोबार को ख़त्म कर दिया। हमारा पूरा जो फोकस है वो रोज़गार पर है, रामपुर के विकास को लेकर है, क्योंकि रामपुर में जो विकास हुआ था वो सिर्फ एक परिवार के लिए विकास हुआ था। वो परिवार कैसे चल सके, कैसे पनप सके, सिर्फ इसको देखते हुए विकास किया था। लेकिन इस बार हम जो अपना मुद्दा लेके चले हैं, जो नारा लेके चले, वो यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जी आकाश जी, एक और आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आकाश जी आपको कि इस बार का जो चुनाव है, उपचुनाव है, मैनपुरी का उपचुनाव, खतौली का उपचुनाव और रामपुर का, ये महज को एक सीट का उपचुनाव नहीं है, इतना जरूर है कि इसके जो नतीजे आएंगे वो बड़ा सियासी संदेश देंगे। क्या आपको लगता है कि लोकसभा में जो हुआ, लोकसभा उपचुनाव में उसी चीज को आप दोहरा पाएंगे इस विधानसभा के उपचुनाव में भी? देखिए, रामपुर की जनता इस बार पूरी तरीके से मन बना चुकी है। जिस तरीके से न्यायालय ने आजम को सज़ा सुनाई है, उसी तरीके से रामपुर की जनता अब आजम को रामपुर मुक्त चाहती है और रामपुर में एक ऐसा माहौल चाहती है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रहें, मिलकर राजनीति करें। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार रामपुर के जो परिणाम होगा वो पूरा देश देखेगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सक्सेना साहब एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो आकाश सक्सेना एक बार फिर से चुनावी मैदान में और इस बार दावा बड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं डंके के चोट पर कि इस बार परिवर्तन होगा, ये उनका दावा है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि रामपुर उपचुनाव में या तो आजम परिवार से कोई हो सकता है या असीम राजा भी वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। वही असीम राजा जिन्होंने रामपुर में लोकसभा का चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी के टिकट पर उपचुनाव, और असीम राजा को अब रामपुर से समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बना दिया है। रामपुर से असीम राजा होंगे सपा उम्मीदवार। रामपुर से असीम राजा को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वही असीम राजा हैं जिन्होंने लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। मैनपुरी संसदीय सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर सपा गठबंधन और भाजपा के बीच सीधी जंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली कांग्रेस और बसपा ने उपचुनाव से किनारा कर लिया है। दोनों ही पार्टियां निकाय चुनाव का हवाला दे रही हैं। ये बात और है कि अभी तक निकाय चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर उपचुनाव में बसपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा और भाजपा को वॉकओवर दे दिया है। उत्तर प्रदेश का मैनपुरी संसदीय क्षेत्र रामपुर और खतौली विधानसभा सीट उपचुनाव से दो चार है, लेकिन बसपा और कांग्रेस का चुनावी मैदान में उतरने से इनकार है। बसपा और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी का ये बयान सुनिए, जो उपचुनाव में न उतरने के पीछे गुजरात और हिमाचल चुनाव का ढिढोरा पीट रहे हैं। हाल ही में अभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव हैं। एक तो बड़ा कारण यह भी है, दूसरा पूरा नेतृत्व अभी हिमाचल के बाद फिर गुजरात उधर उलझा है। उपचुनाव में हम जो तैयारी करके लड़ना चाह रहे थे वो तैयारी अभी हमारी है। कुछ भी निर्देश मिलेंगे आने वाले टाइम में, आजकल में, उसको फॉलो किया जाएगा। ब्रिजलाल खाबरी के इस बयान से दो सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला, क्या सत्ताधारी भाजपा गुजरात और हिमाचल में चुनाव नहीं लड़ रही, जो यूपी के उपचुनाव में पूरी ताकत से उतर गई है? दूसरा, फिर किस हैसियत से कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी बोलती है? हालांकि ये सवाल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली बसपा पर भी लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है।
पर बसपा ने आजमगढ़ उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था, लेकिन रामपुर लोकसभा उपचुनाव, गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव और अब 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव से दूर है। माना जा रहा है कि इसके पीछे दोनों पार्टियों के लिए उपचुनाव में जीत की संभावना मुख्य वजह है, क्योंकि मैनपुरी संसदीय सीट, रामपुर शहर सीट और खतौली सीट पर बसपा और कांग्रेस के लिए जीत की संभावनाएं काफी कम नजर आती हैं। कौन किसको हराता है, कौन नहीं हराता है, मुझे नहीं पता। और हमारा बाई इलेक्शन के चुनाव में ज़्यादातर हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, पर पिछले दिनों आजमगढ़ के बारे में भी ये बात थी, जब हम चुनाव लड़े तो हमने दिखाया कि बीजेपी और सपा का गठबंधन आरएलडी के साथ और दूसरी पार्टियों के साथ और हम बिल्कुल बराबर पर खड़े थे। पहले हम चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं बीजेपी को जिता देते हैं, अब क्या हम नहीं लड़े तो बीजेपी डबल वोट से जीत गई। उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा की दूरी को सत्ताधारी भाजपा के लिए मौके की तरह देखा जा रहा है। हालांकि भाजपा ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि अगर दोनों पार्टियां चुनाव मैदान में होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सपा और बसपा इस पूरे उपचुनाव को नहीं लड़ रही हैं, ये आपके लिए फायदे का विषय है या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है? नहीं, हमारे लिए यदि बिल्कुल ट्रेडिशनल ढंग से देखें तो शायद हमारे लिए थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, परंतु हमारा जो चुनाव लड़ने का आधार या जीत का आधार, विपक्ष की रणनीति कम होती है, हमारी अपनी ताकत ज़्यादा होती है, जिसको हम क्रमशः 12 महीने सक्रिय रह करके उसको मजबूत करते रहते, बढ़ाते रहते। बसपा और कांग्रेस का उपचुनाव में न उतरने का फैसला यूपी की सियासत में सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल सपा को वॉकओवर देने जैसा है, उन तमाम संभावनाओं को खारिज करने जैसा है जो बसपा और कांग्रेस को यूपी की सियासत में स्थापित कर सकती है। बावजूद इसके यूपी में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही बसपा और कांग्रेस उपचुनाव से दूर हैं, या फिर यूं कहें सियासी समीकरणों के आगे चुनाव में न उतरने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुल मिलाकर उपचुनाव में जीत के दावों की झड़ी लगी है। सपा और भाजपा के दिग्गज लगातार ये बातें दोहरा रहे हैं, लेकिन इस बीच सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैरान करने वाला बयान दे रहे हैं। राजभर ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि उनकी पार्टी मैनपुरी में इसलिए लोकसभा उपचुनाव लड़ रही है क्योंकि वो 6माही परीक्षा देना चाहते हैं। खुद राजभर ये मानते हैं कि उनकी पार्टी यहां जीतने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी से लोग नफरत कर रहे हैं। जो जातियां शेष वहां हैं वो समाजवादी पार्टी से नफरत करती हैं। नवंबर के महीने में जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, उपचुनाव की तारीखें सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ा रही हैं और अखिलेश यादव के लिए ओम प्रकाश राजभर की भाषा में तलखी भी। सुभासपा ने इसी साल हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, जो कि जुलाई के महीने में टूट गया। इसका दर्द अब तक ओम प्रकाश राजभर को सता रहा है। दर्द इतना है कि राजभर अब गठबंधन को ही गलती करार दे रहे हैं। कजरी होती है जी। एक लाइन हमको यादव गाते हैं कि बड़ी बड़ी बखरी लो भैला भैया बिरनू, भीतरा व मुसरन का मार भैया बिरनू। जब बेटी गई ससुराल में, जब पहले शादी तय होती तो वैसे ही हाथ घुमा देते हैं कि सब पूरा जमीन हमारे यहाँ। और जब वो बेटी जाती है घर में तो पता लगा न दाल बा न नून बा न कुछ बा, तब वो पूछती है कि अरे 52 बीघा जन पुदीना लगा था उनका घर, अरे कहाँ ऐसा देखा कल सा दिए वो देखा लिए। ओम प्रकाश राजभर का मतलब साफ है कि गठबंधन के पहले उन्हें जो तस्वीर दिखाई गई वो समाजवादी पार्टी की हकीकत से बिल्कुल अलग थी। अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो गठबंधन करने की गलती नहीं करते, लेकिन क्या वाकई सच यही है? ओम प्रकाश राजभर का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अपना जनाधार खो चुकी है। मैनपुरी में लोग समाजवादी पार्टी के अत्याचार से निजात चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडई, दबंगई, मारपीट, लूट खसोट, किसी का अनाज ट्रैक्टर में लादा दाँ होके तो अपना इंजन लगा के लेके चले गए दुआरे। अब वो बेचारा वोट देगा? तो ये नफरत लोग कर रहे हैं, वोट देने वाले नहीं है, विकल्प खोज रहे हैं। वही में तो हम पहले दाव लगाए कि हो सकता है लैया बनो का दाव सही। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के नतीजों के साथ
समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा के गठबंधन का भविष्य तय हो गया था। अब मैनपुरी संसदीय सीट के साथ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन उपचुनाव के नतीजों के बाद राज्यभर का अगला कदम क्या होता है, इस पर सबकी नजर है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात मुख्यमंत्री योगी के वनवासी संदेश की। मुख्यमंत्री ने आज वनवासी कल्याण आश्रम के एक कार्यक्रम में कहा कि भाजपा की सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम योगी ने कहा कि राज्य में ऐसी 54 जातियां थी जिन्हें आजादी के बाद किसी सुविधा तक का लाभ नहीं मिला, लेकिन उनकी सरकार अब हर वंचित जाति के पास पहुंचकर उसका हक दे रही है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जिस समय लागू हुई थी, उस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर प्रस्ताव भी नहीं भेजे। तो लोग जो जाति के नाम पर समाज को विभाजित करते हैं, वास्तव में ये गरीबों के कितने हितैषी हैं, यह इन लोगों की इन कारगुजारियों से हम समझ सकते हैं। बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम योगी का ये जनजातीय संदेश है, जिसका सियासत की सतह पर अर्थ विशेष है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ग्राम्य विकास विभाग की ओर से आयोजित मुख्यमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योजना के तहत 39,000 लाभार्थियों को 478 करोड़ 49 लाख की लागत से बने मकानों की चाबी सौंपी। साथ ही 34,500 आवास के लाभार्थियों को पहली किश्त के रूप में 143 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच संभाला तो निशाने पर विरोधी दल थे। आखिर ये सुविधाएं पहले क्यों नहीं मिली? मुसहर है, थारू है, बनटांगिया है, चेरो है, कोल है, बुंदेलखंड में सहरिया है, ये सभी जातियां वंचित थी, शासन की इन सभी योजनाओं से वंचित थी। मुख्यमंत्री ने 2016 में लागू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के आंकड़े गिनाए। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 27 लाख और शहरी क्षेत्र में 17 लाख से अधिक को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन ये सभी आंकड़े 2017 में भाजपा सरकार के गठन के बाद के हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। मुख्यमंत्री ने साफ लफ्जों में कहा, पिछली सरकार ने योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे ही नहीं थे। सीएम योगी का ये चुभने वाला वार पूर्व की सपा सरकार पर था। 75 वर्ष तक या 70 वर्षों तक जिन लोगों ने जाति के नाम पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया और आप लोगों को योजनाओं से वंचित किया, वे सभी लोग आपके दृष्टि से आपके एक अपराधी हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर राजनीतिक भेदभाव के चलते एक बड़े तबके को सुविधाओं से वंचित करने का आरोप लगाया और संदेश दिया, भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे में यकीन रखती है। मुख्यमंत्री ने चयन प्रक्रिया में भेदभाव का मुद्दा भी उठाया, जिसे लेकर विपक्ष भाजपा सरकार को निशाना बनाता रहा है। सीएम योगी का जनजातीय संदेश भले ही उपचुनाव के बीच आया है, लेकिन इस संदेश की टाइमिंग और असर बहुत व्यापक है। मुख्यमंत्री योगी के बयानों को सियासत की उस दौर से जोड़कर देखा जा रहा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर बड़ा असर पैदा कर सकती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात मदरसों के सर्वे की, जिसका काम पूरा हो गया है। पूरे राज्य में 25,000 मदरसे होने की बात सामने आई, जिनमें से 16,500 गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब सरकार को इस पर अपना एक्शन प्लान तय करना है। सबसे ज्यादा चुनौती सीमावर्ती इलाकों में सामने आने वाली है, जहां ज्यादातर मदरसे अवैध हैं। अब इसकी पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है, इंतजार है तो बस कार्रवाई का।
अनगिनत सवालों और उफान मारती सियासत की आसमानी उड़ान के बीच मदरसों के सर्वे का काम खत्म हो गया। अब सबकी नजर सर्वे से हासिल हुए उन आंकड़ों पर है जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि यूपी में कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और आखिर सरकार उन पर क्या फैसला लेती है। यूपी में 10 सितंबर को सर्वे शुरू हुआ था। करीब 2 महीने बाद सभी 75 जिलों में हुए सर्वे की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 25,000 मदरसे हैं। इनमें 16,517 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। अकेले बहराइच में ही 792 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनमें 302 मदरसों को ही मान्यता मिली है, जबकि सबसे ज्यादा 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, योगी सरकार राज्य में मिले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर क्या कदम उठाएगी। पहले अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान सुनिए, जो बता रहे हैं कि सर्वे किसी कार्रवाई के लिए नहीं था। देखिए, अभी आज रिपोर्ट का आखिरी दिन था, लगभग 8,000 के आसपास की संख्या है और सही जानकारी अभी रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर समीक्षा बैठक करके फिर आप सबको बताएंगे हम लोग। और निश्चित तौर पे योगी सरकार के द्वारा सार्थक मन से किए गए सर्वे में आगे हम मदरसा शिक्षा के व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए हमारे जो नौजवान छात्र पढ़ते हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए और भविष्य में सरकार कोई योजना कोई पॉलिसी बनाती है तो ज़्यादा इफेक्टिव वे में ग्राउंड लेवल पे इन पॉलिसीज़ को, इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए इन तमाम चीज़ों के दृष्टिकोण से ये सर्वे बहुत सार्थक सिद्ध होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 12 बिंदुओं पर मदरसों के सर्वे को अंजाम दिया है। मदरसा निजी भवन में चल रहा है या फिर किराए की बिल्डिंग में, पीने का पानी, फर्नीचर, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, मदरसों में छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है, एक मदरसे में कितने शिक्षक तैनात हैं, मदरसों की आय का स्रोत क्या है और मदरसा किस समूह या संस्था से संबद्ध है। कमोबेश इन्हीं मुद्दों पर सर्वे किया गया है, जिनमें से आय के स्रोत के मसले पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सर्वे पूरा होने के बाद भी सरकार के कदम पर सवाल बने हुए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो इस सर्वे के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। अब इस सभी जिलों से आई हुई रिपोर्ट को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एक समीक्षा बैठक करेगा। इस सबसे जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी लाई जाएगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे निकलकर सामने आए हैं उनको लेकर आगे किस तरह से काम किया जाए, किस तरह की योजना बनाई जाए। सबसे बड़ा सवाल उन मदरसों को लेकर बना हुआ है जो सरकार के मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिन मदरसों में शिक्षकों की तैनाती मानकों के अनुरूप नहीं है और बच्चों की संख्या ज्यादा है। साथ ही ये भी सवाल बना हुआ है कि ऐसे मदरसों की संख्या कितनी है जिनकी आय का स्रोत संदिग्ध है, क्योंकि मदरसा सर्वे शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा बयानबाजी इसी मुद्दे पर हुई है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे, योगी सरकार ने अयोध्या के औद्योगिक विकास का बड़ा खाका तैयार किया है। अयोध्या में 11,000 करोड़ की लागत से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसका मकसद रामनगरी में औद्योगिक विकास की क्रांति करना है, जिससे दुनिया के नक्शे पर अयोध्या को प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में भी मान्यता मिले। अगले साल राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। इसमें सरकार अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा निवेश पर जोर देगी। आध्यात्म के मानचित्र पर अयोध्या का नाम भगवान राम से जुड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर अयोध्या की सूरत क्या होगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका विशाल खाका खींच दिया है। अयोध्या के औद्योगिक विकास के लिए सरकार की योजना बड़ी है। अयोध्या में 11,000 करोड़ की लागत से औद्योगिक विकास पथ बनेगा। पर्यटन के साथ औद्योगिक सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या के औद्योगिक विकास के लिए बड़े उद्योगपतियों से भी संपर्क किया जा रहा है। आने वाले दिनों में होने वाले ग्लोबल समिट में भी अयोध्या में निवेश को बढ़ावा देने का प्लान है। अब अयोध्या को औद्योगिक विकास की भी तमाम योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए भी अब अयोध्या में इन्वेस्ट करने जा रही है सरकार। जैसे तमाम होटल यहाँ पे तैयार किए जाएंगे और विदेशों से भी लोग अब अयोध्या में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो सरकार है वो तैयार हो गई है। और साथ ही साथ अब अयोध्या में विकास की जो गंगा है वो लगातार बहती दिखाई देगी। बिल्कुल प्रदेश सरकार द्वारा
द्वारा ही इसमें प्रयास किया, जिसमें हमारे खुद मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति विदेशों में भी जाके अपने पॉलिसी का, अपने उत्तर प्रदेश के वस्तुओं का प्रचार प्रसार करेंगे रोड शो के माध्यम से, जैसा आपने ध्यान ही होगा। तो ये भी प्रयास है कि वो लोग भी आकर्षित हों हमारे यहाँ निवेश करने के लिए, जिससे कि और ज़्यादा हमारे यहाँ निवेश प्राप्त हो सके। अयोध्या के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने और निवेश लाने के लिए सड़कों के विकास, घाटों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। होटल और उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। तीनों प्रकार से सम्यक रूप से अयोध्या विकसित हो सके, इसका एक बहुत बड़ा खाका बनाया जा रहा है। आप देखेंगे नव्य अयोध्या की ज़मीन लगभग उसको अधिग्रहित किया जा चुका है, किसानों से उनके सहमति पर खरीदा जा चुका है। उसमें तमाम देश भर से लोग आ रहे हैं, उनको होटल के लिए भी उसमें आरक्षित किया गया है, धर्मशाला के लिए आरक्षित किया गया। यही नहीं, पर्यटन विभाग से 20 ऐसे होटलों को उसमें सब्सिडी भी देकर उनको लाइसेंस दिया गया है। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसके जरिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल समिट के लिए 16 नवंबर यानी बुधवार से योगी सरकार के मंत्री 20 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान योगी सरकार के मंत्री यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के लिए उद्योगपतियों को न्योता देंगे। इनमें एक नाम अयोध्या का भी है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के लिए ये ग्लोबल समिट हो रही है, और ग्लोबल समिट किसी स्पेसिफिक एक प्लेस के लिए नहीं हो रही है, बल्कि पूरे राज्य के विकास की गति को कैसे तेज बढ़ाया जाए उस दृष्टि से हो रही है। अयोध्या पर तो ऐसे ही पहले से बहुत बड़ा काम चल रहा है। अयोध्या के विकास का सर्वांगीण तरीके से इसके विकास की, इनकी रोडें ठीक की जा रही हैं, घाटों का निर्माण किया जा रहा है। साफ है कि राम राज्य को जमीन पर उतारने के लिए यहाँ औद्योगिक विकास को बुनियाद बनाने की तैयारी है। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। बात तो चुभेगी, आज इतना दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।